एक आदमी था जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के आसपास रहती है। वो जो है अपने पैरों से कमजोर था। एक दिन जो है उसकी पत्नी जो है वो जो है उसे मार्केट ले जाती है और मार्केट के बाद जो है वो लोग कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं। उसके बाद वो लोग वापस आ रहे होते हैं और जो है उसकी पत्नी कार चला रही होती है। अचानक जो है फुटपाथ के सामने रोक देती है और उससे शायद कुछ फल वगैरह खरीदना होता है। तो दोस्तों वह फल खरीदने के लिए गाड़ी से उतरती है तो उसका पति भी किसी तरीके से उतर जाता है। उतरता ही रहता है कि अचानक से उसका पैर जो है फिसल जाता है और वो रोड पर गिर जाता है। गिरने के बाद दोस्तों उसके पैर में चोट आ जाती है। अब वो महिला भागते हुए अपने पति के दरवाजे की तरफ आती है। ठीक है, उसको गाड़ी में उठाने का जो है प्रयास करती है, लेकिन वह बेचारी जो है अकेले उसे उठा नहीं पा रही होती है। काफी देर तक परेशान होती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आसपास आया नहीं। लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। वहीं पर दोस्तों एक जो लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल के आसपास रही होगी, उसने जो है जब उसने यह सब देखा तो उसको रहा नहीं गया, तो वो भागते हुए बुजुर्ग की तरफ आया और उसको उठा करके गाड़ी में बिठा दिया और पूछा कि जो है चोट वगैरह तो नहीं लगी। तब जो है तब तक देखा कि उसके पैर में जो है हल्का फुल्का कुछ चोट के निशान आ गए थे। वह जो है दोस्तों उसको अपनी गाड़ी में बैठाती है और फिर वो देखता है और सामने वाले मेडिकल स्टोर से भाग करके जो है वहां से कुछ जो है जो वहां काम कर रहा होता है आदमी उससे बताता है और ऐसी की चोट लग गई, गिर गया और थोड़ा बहुत अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। दोस्तों वह मेडिकल स्टोर वाला आता है और आने के बाद उस आदमी ने जो घाव वगैरह में देखता है और फिर वहां पट्टी वगैरह बांध देता है और दवाई दे देता है। यह सारा वाक्य देख करके जो महिला होती है वो कहीं ना कहीं जो है उस लड़के से प्रभावित हो जाती है। वो महिला उस लड़के से कहती है कि बेटा, हमको तुम्हारे जैसे एक लड़के की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? तो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, मैं काम की तलाश में 2 दिन से घूम रहा हूँ और मैं अपने गांव से आया हूँ, यहाँ कमाने खाने आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला है और मैं काम का इंतजार कर रहा हूँ। अगर कोई काम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ बेचता हूँ, कुछ जो भी जिस तरह का काम मिल जाएगा मैं कर लूंगा। तो महिला कहती है कि तुम जो है अब घबराने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अब जो है वो महिला किस मकसद से उसको जो है ले जाती है और क्या सच में जो है उससे वह प्रभावित थी, क्या महिला की कोई और चाल थी? आइए जानने का प्रयास करते इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वीडियो जो है पूरा जो है जरूर देखिएगा लास्ट तक, कोई भी पार्ट मिस मत करिए वरना आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। तो दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग जो है बिना टाइम को गवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले की है और वहां पर जो है वहां परी चौक के आसपास की कहानी है। दरअसल यह एक लड़का होता है जो मूल रूप से यूपी का रहने वाला होता है। उम्र लगभग 19 से 20 साल के आसपास रही होगी। घर पे बहुत गरीबी का माहौल था। घर पर ना खेती थी ना बाड़ी थी। जो है बूढ़े माँ बाप हो गए थे और जो 2 भाई थे वो भी अलग रह चुके थे और घर पर जो है परिवार में बहुत पैसों की दिक्कत थी और घर की देख रेख करने वाला भी कोई नहीं था। तो जो है दोस्तों एक दिन कहा कि पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, क्यों ना जो है बाहर ही चला जाए। तो पढ़ाई वगैरह में जो है पहले तो पढ़ाई करता था कि चलो भाई पढ़ाई वगैरह कुछ करके कुछ बन जाएंगे तो घर की जो है दिक्कतें वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर जो है समझ में जाता है कि यार पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, क्यों ना जो है बाहर चल के कोई काम किया जाए। दोस्तों काम की तलाश में जो है पहुंच जाता है नोएडा शहर में और वहां पर चौक जिला और वहां चौक परी चौक पर पहुंच जाता है। उसके पास जो पैसे होते हैं वो थोड़े बहुत उसको जो लेकर के आया था वो जो है वहां पहुंच जाता है और 2 दिन भटकता रहता है, कोई काम नहीं मिलता है। थक हार करके लगभग 2 बजे से 3 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है और दूसरी टाइम का था वो, और वो परी चौक के आसपास बैठा हुआ था। एक फल की दुकान थी। उसके मन में ये आ रहा था कि काम मिलेगा और काम नहीं मिलेगा तो वो कुछ छोटा मोटा धंधा ही खोल लेगा। ठीक है, तो वो जो है वहां पर बैठकर सोच रहा था कि कोई फल ही वगैरह बेच लेंगे, कुछ ना कुछ तो खर्चा निकल ही आएगा। इसी सोच में बैठा था तभी एक फल की दुकान के बगल में ही
अचानक से कार में जो है रुकती है और वहाँ से कोई एक महिला जो है ड्राइव कर रही होती है और उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है जो कि 60 साल के आसपास रहा होगा। दोस्तों वो महिला जो है उतरती है और फल वगैरह जो है लेती है और जो है इधर उधर देखती है। तभी जो है बुजुर्ग बैठा होता है, वो जो है कार से उतरने का प्रयास कर रहा होता है और फिर उसका जो है पैर फिसल जाता है और वो सड़क पर गिर जाता है। गिरने से उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। दोस्तों बुजुर्ग जैसे ही गाड़ी से नीचे गिरता है, वो महिला भाग करके उसे उठाने का प्रयास करती है, लेकिन भारी शरीर होने के कारण वो जो है उसे उठा नहीं पाती है। काफ़ी देर तक परेशान होती है। जो लोग वहाँ पर खड़े खड़े से तमाशा देख रहे होते, कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। वह लड़का वहीं पर बैठा होता है। जब ये सब देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो जो है इन दोनों की मदद के लिए आ जाता है। वो इंसानियत दिखाता है, लेकिन वहाँ पर कोई उसकी मदद नहीं करता है। फिर जो है वो लड़का आता है दौड़ करके, बुजुर्ग को उठाता है। दोनों जो है उसको गाड़ी में खींच करके जो है आगे वाली सीट पर बिठा देते हैं। तब जो है वो लड़का देखता है कि दोस्तों उसके पैर में चोट लग गई है। वो इधर उधर देखता है तो उसके सामने एक मेडिकल स्टोर की दुकान नज़र आती है। वो जो है मैडम से कहता है कि इनको काफ़ी चोट आ गई है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैडम से कहता है कि आप रुकिए, मैं कुछ दवाई लेकर के आता हूँ। वो भाग करके जो है मेडिकल स्टोर पर आ जाता है और वहाँ पर जो काम करने वाला एक लड़का होता है उससे कहता है कि थोड़ी सी आप मदद कर दीजिए, सामने एक बुजुर्ग है, गाड़ी से गिर गए हम, काफ़ी चोट आ गई है, फिर वो चल भी नहीं पा रहे हैं, तो आप चल के थोड़ा सा देख लीजिए और फर्स्ट एड वगैरह जो है वो कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो लड़का दुकान में काम करता है वो बहुत ही अच्छा था। वह आता है और फर्स्ट एड वगैरह लेकर के, कुछ दवाई लेकर के आता है, जो है पट्टी मरहम वगैरह कर देता है और दवाई दे देता है, पेन किलर वगैरह जैसे होता है। वो कहता है खा लीजिए, थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। दुकानदार का जो पैसा होता है वह लड़का देने का प्रयास करता है, लेकिन जो महिला होती है उसका जो है हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बेटा, जो है मैं पैसे दे रही हूँ, तुम मत दो। तो दोस्तों महिला पैसा दे देती है और देने के बाद वो मेडिकल स्टोर वाला अपनी दुकान पर चला जाता है। कहीं ना कहीं जो महिला होती है उस लड़के को देखती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतनी भीड़ में जो है कोई मदद के लिए नहीं आया और तुम जो है ना होते तो जो है कैसे हम लोग होते हैं। और लड़का जो है किसी अच्छे घर का है और इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। वो महिला उस लड़के से कहती कि बेटा क्या काम करते हो और कहाँ रहते हो। वो लड़का कहता है कि मैं 2 दिन से जो है 2 दिन पहले ही गांव से आया हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। घर में बहुत गरीबी है और 2 भाई हैं तो वो अलग हो चुके हैं और घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, तो घर में बहुत दंगी का जो है, बहुत पैसे की किल्लत है वहाँ पे और घर में जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और तो दोस्तों तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो है बाहर जाऊँगा तो कुछ कमा के लाऊंगा तो माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी और थोड़ा सा घर का खर्चा भी चल जाएगा। यह बात सुन करके जो है वहीं जो है उसको जो है एक उम्मीद मिलती है। वह बोली बेटा, तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे समझ में आ गया, तुम अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते होगे। हम जैसे पराये लोगों की आपने इतनी मदद कर दी, वही इतने सारे लोग जो है तमाशा देख रहे थे, कोई सामने नहीं आया, उनमें से तुम एक थे जो हमारे जो है भावनाओं को समझा और तुम जो है हमारे कुछ भी नहीं हो, लेकिन तब भी तुमने मदद किया। ठीक है। तो दोस्तों वो महिला कहती है कि तुम अगर नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें एक काम दूंगी, अगर करना चाहो तो मेरे घर चलो। तो मेरे घर पर कोई नहीं रहता है, ना ही कोई मेरी संतान है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है मेरे घर पर रहो और मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो घर परिवार की तरह माने और मेरी देख रेख करे, क्योंकि ये मेरे पति हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनको जो ये चल भी नहीं पाते हैं, इनको काफ़ी दिक्कत होती है। मैं बहुत परेशान हूँ, एक आदमी की तलाश भी कर रही हूँ। मेरी जो सगी सहेली थी उनसे भी मैंने बात की, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ईमानदार हो और घर पर जो है घर की तरह रहे, और क्योंकि हम लोग बुज़ुर्ग हैं, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहो तो चल सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, बिल्कुल चलूँगा, मुझे काम की ज़रूरत है, लेकिन पैसे कितने दोगी आप। तो वो कहती है कि बेटा पैसे की जो है आप बिल्कुल चिंता ना करो, पैसे मैं तुमको इतना दूंगी कि तुम्हारे माँ बाप भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे। तो दोस्तों वो कुछ रेट बताती नहीं है। इतना सुन करके जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब बैठ कर जो है दोस्तों दोनों घर की तरफ चल देते हैं। महिला जो होती है उस लड़के से नाम पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना नाम दिनेश बताता है। वो बताता है मैं इंटर पढ़ चुका हूँ और पढ़ाई के
बाद जो है आगे जो पढ़ना चाहता था, लेकिन अब जो है घर के इस तरह की कंडीशन घर की देख करके तो मैंने जो है पढ़ाई को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुझको पढ़ाएं। भाई वगैरह अपना हाथ खींच लिए हैं, मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। तो महिला कहती है कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। दोस्तों जो परिवार था, जो महिला थी, उनका नाम मालती था और इनके पति जिनका नाम रघुनाथ था। मालती की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी और रघुनाथ की उम्र लगभग 60 साल से प्लस रही होगी, क्योंकि जो रघुनाथ थे वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और रिटायर हो चुके थे। दोस्तों इनका वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छे से चला, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। ना रघुनाथ को कोई संतान हुई और ना ही इन्होंने कभी कोई संतान गोद लेने की कोशिश करी। इनको लगा कि जिंदगी जो है जैसे तैसे कट जाएगी। रघुनाथ के जो परिवार वाले थे सिर्फ धन और प्रॉपर्टी के लालची थे। जब तक जो है रघुनाथ के पास पैसे थे तब तक तो वो लोग रघुनाथ के खूब घर आते थे और खूब जो है मीठा मीठा बोलते थे और खूब पैसा ले गए। जैसे ही रघुनाथ के हाथ पैर जवाब दे दिए, वो लोग अपना जो है आना जाना बंद कर दिए और रघुनाथ को लगा कि मेरा परिवार सिर्फ हमारे पैसों से प्रेम करता है, ना कि हमसे। तो दोस्तों रघुनाथ के पास जो है कोई रास्ता नहीं था सिवाय दूसरों का सहारा लेने के लिए। रघुनाथ और उसकी पत्नी मालती इसी तलाश में थी कि कोई व्यक्ति मिल जाए और जो उनकी देख रेख करे और उनकी सेवा सहाय करे। बाकी आगे ईश्वर क्या जाने क्या होने वाला है। अब दोस्तों दिनेश उनको मिल चुका था। कहीं ना कहीं मालती और रघुनाथ को एक उम्मीद जाग चुकी थी कि हो सकता है कि यह लड़का हमारी इस उम्र में देख रेख करे। अब दोस्तों मालती, रघुनाथ और दिनेश दोनों जो है तीनों जो है घर की तरफ चल देते हैं। मालती की दिमाग में यही बात थी या कुछ और भी थी, आपको आगे जानने को मिलेगा। क्या जो है मालती सिर्फ नौकरी पर उसको रखना चाहती थी या फिर उसकी देखरेख कर मतलब देखरेख अपने पति के लिए रखना चाहती थी, तो उससे पीछे का कोई और भी मकसद था, यह तो आगे आपको जानने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मालती जो है दिनेश को लेकर के घर पहुंचती है। दोस्तों दिनेश जब मालती के घर पहुंचता है तो देखता है कि आलीशान बंगला होता है, लगभग करोड़ों का रहा होगा। देखते ही जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जो है इतने बड़े घर में जो है नौकरी मिलेगी। वो मन ही मन जो है घबरा रहा होता है कि मैं इतने बड़े घर में कैसे काम करूंगा, इन लोगों को मेरा काम पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इन लोगों का तो व्यवहार बहुत अच्छा है, तो आगे पता नहीं कैसा हो। बहुत सारे ख्याल उसके मन में आ जाते हैं। वो भी गाड़ी से उतरता है, रघुनाथ को उतारता है, सहारा देता है। तीनों लोग जो है घर के अंदर जाते हैं। दोस्तों रघुनाथ को ले जाकर के सोफे में बैठा देता है। मालती जाती है, पानी वगैरह लेकर के आती है, खुद भी पीती है, रघुनाथ को भी देती है और साथ ही साथ दिनेश को भी पानी पिलाती है। तीनों लोग बैठ करके रिलैक्स होते हैं। थोड़ी देर बाद जो है तीनों बैठ करके खूब सारी बातें करते हैं। कहीं ना कहीं मालती को दिनेश का जो स्वभाव था, बात करने का लहजा बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों दिनेश से कहता है कि बेटा ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे जो है घर के ही हो और तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे बात करने का तरीका जो है बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिनेश बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, गरीबी दे दी। शायद कि गरीबी नहीं होती तो हम लोग जो है कुछ और ही बन चुके होते। क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखते? वो कहती है कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो काम भी करो और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, जो फीस वगैरह लगेगा मैं तुम्हें सब दूंगी। दिनेश मालती से कहता है कि काम के साथ पढ़ाई कैसे संभव हो पाएगा, अगर कोई काम जो है काम में कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी तो आप लोग नाराज हो जाओगे। तो जो है वो कहती है कि मैं नाराज नहीं चाहती हूँ कि मतलब दिनेश कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे नाराज हो। तो मालती कहती कि नहीं बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी शौक है और तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की तो तुम पढ़ सकते हो, हम तुम्हारा जो है पूरा सहयोग करेंगे। वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों दिनेश अगले दिन से जो है अपने काम पर लग जाता है। मालती दिनेश को एक कमरा दे देती है और कहती कि बेटा तुम यहीं रहो, बाहर कहीं मत निकलना, यहाँ रहोगे तो हमें अच्छा रहेगा, सहारा मिल जाएगा। यही बात जो है खाना पीना की जो है, यहीं तुम खाना पीना खाना और यहीं दोनों टाइम तुम आके रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है हम लोग जो है साथ में खाना मिलकर बनाएंगे और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम्हें इधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं होगी। यह बात सुन करके दोस्तों दिनेश बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसे लगा कि क्या सोच करके वो गांव से शहर आया था और उसे क्या मिल गया, उम्मीद से ज़्यादा मिल गया।
हो सकता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर हो, मेरे साथ कुछ अच्छा करने वाला हो। इसी उम्मीद पर दोस्तों दिनेश था, वह पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगता है। उन दोनों को जो है अपने माँ बाप की तरह मानने लगता है। उसी तरीके से रघुनाथ की सेवा करता है और मालती की सेवा करता है। रघुनाथ को उठाता बिठाता है, नहलाता है, टाइम से चाय देता है, कपड़े चेंज कराना, पूरी देख रेख करने लगता है। लगभग एक सप्ताह तक इन दोनों के साथ जो है पूरा टाइम देता है वो अच्छे से। अब इस बीच जो है एक दिन मालती उस लड़के से कहती कि दिनेश जो है बेटा, तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो, ऐसा करो कि रात में तुम 1 घंटे जो है पढ़ाई अपनी जारी रखो। अगर कुछ करना चाहते हो, तुम्हें अगर कोई स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें एडमिशन मैं तुम्हारा करा दूंगी। तो वो कहता है कि स्कूल में जो है यहाँ कहाँ मैं स्कूल ढूंढूं, कैसे क्या करूं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो कहती कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पति ये प्रोफेसर रिटायर हैं और इनकी जानकारी में बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि तुम्हारा जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देंगे। तुम पढ़ाई भी करते रहिए और जो है तैयारी भी करना चाहते हो तो वो भी तैयारी भी करिए। वो कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों मालती एक दिन जो है दिनेश को लेकर के उस कॉलेज जाती है और वहाँ पर अपना जो है रेफरेंस देती है अपने पति का, और इनका जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देती है। जो किताबें वगैरह होती हैं वो सारा सब कुछ खरीद करके दिनेश को दे देती है और कहती है कि ईमानदारी से पढ़ाई करना, कुछ बन जाओगे तो जो है बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। दिनेश को लगा कि जो मेरे भाई ने मेरे लिए नहीं किया वह गैर लोग मेरे लिए कर रहे हैं। हम जो है इनके सपने और उम्मीद को कभी खराब नहीं करेंगे, ना उस पर जो है किसी प्रकार का कलंक आने देंगे। हम मेहनत और शिद्दत से पढ़ाई करेंगे। अब दोस्तों दिनेश जो है दिन में काम करता और रात को जो है 2-3 घंटे मन लगाकर खूब पढ़ाई करता था। अब यह जो है कहीं ना कहीं मालती उसको देखकर कि जो है पढ़ते हुए देखकर प्रसन्न रह हो जाती है। उसको देख करके मालती का सपना था कि उसके बच्चे होते और अपने बच्चों को ऐसे पढ़ता हुआ देखती तो उसको कितना अच्छा लगता। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, कोई संतान नहीं हुई। यह ख्वाब जो है उसका अधूरा रह गया। अब जो पूरा हो रहा था वो दिनेश के रूप में हो रहा था। दोस्तों जब दिनेश पढ़ता है तो मालती उसको जो है चुपके से झांकती है और मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसको ऐसा लगता था जैसे उसका बेटा पढ़ रहा हो, जैसे हर माँ बाप सोचते हैं कि उसका संतान खूब पढ़े लिखे और उसका नाम रोशन करे। तो दोस्तों मालती भी जो है खूब हौसला बढ़ा रही थी उसका कि बच्चा तुम खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, मेरा नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तो दोस्तों मालती जो है उसको नौकर की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह रखने लगती है, क्योंकि अब तो काम करना ही पड़ेगा, देख रेख तो रघुनाथ की करनी ही पड़ेगी। इसी वजह से तो उसको हल्का फुल्का काम भी जो है रहता था, ज़्यादा भारी काम भी नहीं होता है। लगभग 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। इस 1 महीने में मालती के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और रघुनाथ के भी चेहरे पर खुशी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मालती को उसके संतान नहीं है, लेकिन वो संतान का सुख था दोस्तों दिनेश पूरी तरीके से पूरी करने लगा था। 1 महीना बीत चुका था। एक दिन जो है मालती दिनेश को बुलाती है और बुलाने के बाद उसके हाथों पर कुछ पैसे रख देती है। और दोस्तों जब वह दिनेश पैसे को देखता है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं होता है, वो लगभग 20,000 के आसपास था, जिसमें जो है 3 गड्डियाँ थी। ठीक जो है 20,000 नहीं, मतलब 1 लाख के लगभग था। ज़्यादा पैसा दिया, मतलब गड्डियाँ थी। तो दोस्तों इतना सारा पैसा देख करके वो दंग रह जाता है। मालती से कहता है कि इतना सारा पैसा आपने मुझे दिया है। तो वो कहती है कि हाँ बेटा, इतना सारा पैसा है तुम्हारे लिए इसलिए दिया है, इनमें से कुछ हिस्सा जो है तुम अपने माँ बाप को भेज दो, उनके इलाज के लिए खर्चा भेज दो, और कुछ घर के खर्च के लिए भेज दो, और बाकी तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर दो। मैं तुम्हें जो है बराबर दे रही हूँ पैसे। तो इसमें से जो है हमें नहीं लगता है कि तुम्हें पैसों की जो है ज़रूरत है। यदि ज़रूरत होती तो तुम रख लो, तो बाकी पैसा जो है ईमानदारी से अपने पिता माता को भेज दो। वो कहता है कि ठीक है। तो दोस्तों दिनेश बैंक जाता है और जो पैसे होते हैं वो अपने पिताजी के अकाउंट में डाल देता है और फ़ोन करके बताता है कि पिताजी हमने आपको पैसे भेज दिए हैं, अम्मा की दवाई के लिए भेज दिए हैं, और कपड़े वगैरह ले लेना, खाना पीना के लिए ले लेना, जो मन करे वो ले लेना, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी जो है माँ बाप के जैसे ही हैं और आपके उम्र की ही हैं। मैं उनकी सेवा करता हूँ, देख रेख करता हूँ, और वो जो है मुझे बेटे के जैसा मानते हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, बस आप लोग अपना ख्याल रखिए। यह बात सुन करके दोस्तों
जो दिनेश के पिता होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है। जब से तू घर से गया है तेरी माँ रो रो कर जो है बहुत परेशान हो रही है, और वो सोच रहे कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, वो पता नहीं कैसा हो वो। तो वो कहता है कि पिताजी घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ से भी बात करता है और माँ को सद्भावना देता है, मतलब उनको तसल्ली देता है कि उनकी माँ जो है फूट फूट कर रो रही होती है। जो बच्चा जो है खेलने कूदने की उम्र में जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के शहर गया है काम करने के लिए। तो दिनेश अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई जारी रहेगी और मैं जो है नाम लिख लिया हूँ, एडमिशन मेरा हो चुका है। ठीक है, आप जब मैं आऊँगा तो कुछ बनकर ही आऊँगा, बीच में अगर छुट्टी होगी तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। खाने पीने में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस मत करना, पैसों की चिंता मत करना, ठीक है, और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको पैसा भेजता रहूँगा। उसके बाद दोस्तों दिनेश पूरी तरीके से मालती और रघुनाथ की सेवा में लग जाता है और मालती जो है उसको बेटे के जैसा प्रेम करने लगती है। कहीं भी जाती तो दिनेश से कहती कि दिनेश आओ चलें, और उसको स्कूटी निकलवा देती है। मालती कभी कभी जो स्कूटी से ले जाता था मालती को, धीरे धीरे करके दोस्तों मालती उसका एक मोटर ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करा देती है, उसको कार चलाना भी सिखा देती है। पूरी तरीके से बेटे जैसा उसको स्नेह देने लगती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी, अच्छे अच्छे जूते चप्पल वगैरह सब दिलाती थी। उस ऐसा उसे आभास नहीं होता था कि वो नौकर है। लगभग 3 से 4 महीने में उसकी जो है जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नौकर है, ठीक है, वो घर का बेटा जैसा लग रहा था। एक सप्ताह में जो है 2-3 बार कॉलेज जाता था, और फिर दोस्तों मालती उसको जो है पैसे भी चुपके दे देती थी, बेटा कॉलेज जा रहे हो जूस वगैरह पी लेना, ठीक है, और कुछ लेना हो तो ले लेना, भूल मत जाना। बहुत देख रेख करती थी दोस्तों। कहीं ना कहीं मालती का जो दिल था वो बिल्कुल मॉम जैसा था और एक माँ के प्यार के जैसा था। बेटे के लिए ऐसा वो प्यार कर रही थी। दिनेश को सिर्फ एक छोटी सी जो है सड़क दुर्घटना हुई, जिस वक्त वो मालती को जो है की भी जिंदगी बदल जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों दिनेश की भी एक लड़का जो बेसहारा था इतने बड़े शहर में, वो भी जो है फुटपाथ पर से उसको जो है उठा करके उसकी पहचान बना दी। अचानक में उसको भगवान जैसे जैसे लोग मिलते गए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिसके साथ ऐसा होता होगा उसको क्या महसूस होता होगा। सच में आज भी लोग जो है ऐसे दुनिया में भरे पड़े हैं जो दुख और दर्द को समझते हैं। दोस्तों समय बीतता है, 1 साल पूरा हो जाता है, एक सेमेस्टर का एग्जाम होता है, दिनेश का जो है एग्जाम दे देता है दिनेश, कुछ ही दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों वह अच्छे से नंबर लाता है और वो पास हो जाता है। जैसे ही मालती को पता चलता है कि अच्छे नंबर से पास हुआ है, मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मालती बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उसको गले लगा लेती हैं। दोस्तों गले लगाने के बाद उस दिन जो है मालती की आंखों में जो है अजीब से आंसू थे, तो शायद दर्द का हो, सुख का हो, किसी एहसास का हो, फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंखों से जो है आंसू पोंछते हुए दिनेश कहता है कि आप रो क्यों रही हैं, आखिर बात क्या है। तो दोस्तों पूरी कहानी बताती कि मैं जिंदगी में एक संतान के सुख को तरस गई, लेकिन जब से तुम आए हो और मुझे जो है सुख मिलने लगा, जिस चीज की जो है मैंने पूरी जिंदगी जो है कल्पना नहीं की थी। और मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि बेटा कि जो है मुझे कभी छोड़ के मत जाना। शायद तुम चले जाओगे तो हम लोग जो है पूरी तरीके से टूट जाएंगे, और तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने जो है मेरे जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार हैं, वो सारे सब जो है उनको परख लिया है, कोई सगा नहीं है अपना, वो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, ठीक है। तुम इकलौते इंसान हो जो हम लोगों से प्यार करते हो, इंसान से प्यार करते हो ना कि पैसे से। तुम चाहते तो मेरे पैसे लेकर के जो है उसका दुरुपयोग कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर अपनापन नहीं होता और तुम भी मेरे पैसे जो है बर्बाद करते और मुझसे जो है पैसे ऐंठते, हम भी जो है अच्छे और बुरे लोगों का फर्क रखते हैं। हमारी उम्र हो गई है, इतना दुनिया जो है हम देख चुके हैं, इतना धोखा खा चुके हैं, मुझे भी एहसास होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। यह बात सुनकर के दोस्तों दिनेश को जो है गले लगाता है और कहता है कि जो है पहला शब्द उसके मुंह से निकलता है उस दिन कि माँ आपको जो है परेशानी होने नहीं देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपकी पूरी सेवा करूँगा, ठीक है। आप दोनों को कभी एहसास नहीं होगा
कि आपके कोई संतान नहीं है। दोस्तों रघुनाथ और मालती की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और वो लोग बहुत जो है भव भव कर रोने लगते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत देर तक दोनों एक सब लोग जो है अपना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। अब दोस्तों समय बीत जाता है, दिनेश खूब जो है मन लगाकर पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाता है। इस बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की वैकेंसी निकलती है। दिनेश वैकेंसी में अप्लाई करता है और तैयारी भी कर रहा होता है। एग्जाम आता है, उसका एग्जाम मुजफ्फरपुर नगर में जो है सेंटर वहां जाता है, वहां जाकर के वो एग्जाम देता है। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसका एसआई में चयन हो चुका था, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई बन चुका था। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिलेक्शन यूपी एसआई में हो गया है, उसकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मालती भी बहुत खुश हो जाती है, रघुनाथ भी बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही अपने घर वालों को बताया उसने, उसके घर वाले भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों फिर उसके माँ बाप जो है वो गांव जाता है और जो है उनको वहां से गांव से ले आता है, यहाँ शहर में रखता है, क्योंकि वो उन लोग की भी सेवा करना था और सारे लोग जो है अपना पांचों लोग एक ही जगह पर रहते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि जो है किस्मत का कोई ठिकाना नहीं होता है कि कब कहाँ किसकी किस्मत बदल जाए। ठीक है, अंदर जुनून होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य के से भटक जाते हैं तो आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो दिनेश था वो बहुत ही मेहनती था, उसने बड़ी मुसीबतें उठाई। तो दोस्तों मालती के साथ वहीं रहने लगता है और फिर दोस्तों जो है वो लोग वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों अब जो है इसी प्रकार उसका चयन हो जाता है और वो बेचारा ज्वाइनिंग के लिए अपनी चले जाता है। उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करता रहता है। तो जो है कि यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, इधर उधर जो है माँ बाप की सेवा करने लगता है। तो दोस्तों जो है आज की कहानी बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।